नमस्कार स्टूडेंट, गुरुग्राम टीचर ट्रेनिंग कॉलेज चक पांचवेला में आपका स्वागत है। हम बीएड द्वितीय वर्ष की क्लास के अंदर 4th नंबर पेपर समावेशी शिक्षा का निर्माण का अध्ययन कर रहे हैं। इसके अंदर एक तो अपने ये देख लें कि हमने इसको कभी अपने कहते हैं कि समावेशी विद्यालय का निर्माण, कभी कहते हैं समावेशी शिक्षा का निर्माण। तो सिलेबस एक ही है, उसका नाम, क्योंकि समग्र शिक्षा का निर्माण कहाँ होगा, विद्यालय में ही होगा। तो यदि हम इसको समग्र विद्यालय का निर्माण है लिखते हैं तो भी ठीक है, और समग्र शिक्षा का निर्माण लिखते हैं तो भी ठीक है। लेकिन जो अपने महाराजा गंगा सिंह यूनिवर्सिटी का पाठ्यक्रम है उसके अंदर इसका नाम समावेशी शिक्षा का निर्माण क्रिएटिंग एंड इंक्लूसिव एजुकेशन लिखा है। तो हम आज के बाद इसको समग्र शिक्षा के निर्माण के नाम से ही लिखेंगे। तो ये समग्र शिक्षा के निर्माण, तो इसके अंदर हम जो कॉपी कर रहे थे समावेश शिक्षा, समग्र शिक्षा का अर्थ कर लिया, उसकी प्रस्तावना कर ली, उद्देश्य, सिद्धांत, प्रतिमान कर लिए। प्रतिमान जो क्षमता के आधार पर थे 4 में, वो कर लिए। उसके बाद कक्षा के अंदर जो प्रतिमान मॉडल उपयोग किए जाते थे वो हमने 5 मॉडल वो देख लिए। और इसके आधार पर इसी फर्स्ट यूनिट के अंदर जो अगला इकाई है उसके अंदर हम डिसेबिलिटी को अध्ययन करेंगे, क्योंकि जो इसका उप इकाई है उसके अंदर एक टॉपिक है इंक्लूजन एंड डिसेबिलिटी, यानी समावेशन और अक्षमता, यानी कि क्षमता के साथ साथ समावेशन किस प्रकार से किया जाए। तो हमने अक्षमता या विकलांगता के रूप के बारे में पहले भी डिस्कस कर लिया था कि किस प्रकार की विकलांगता होती है बच्चों के अंदर, जिस प्रकार से उस बच्चों के अंदर शारीरिक दोष है, उसके अंदर मानसिक दोष है, शारीरिक रूप से वो कमजोर भी हो सकते हैं, या इस प्रकार की प्रॉब्लम हो सकती है कि उसका कोई अंग भंग हो गया है, किसी की एक्सीडेंट के अंदर जन्मजात भी हो सकती है। तो शारीरिक जो विकलांगता है वो जन्मजात भी हो सकती है और उसके बाद कृत्रिम भी हो सकती है, यानी कि जन्म के बाद भी हो सकती है। एक्सीडेंट हो जाए, इस प्रकार की घटना हो जाए जिसके कारण उसका अंग भंग हो जाए, या मानसिक तनाव इतना ज़्यादा हो जाए कि उसका मानसिक स्थिति है वो गड़बड़ा जाए और मानसिक रूप से वो शून्य हो जाए, या उसका डिस्टर्ब हो जाए, इस प्रकार की स्थिति पैदा हो सकती है। तो विकलांगता के अंदर शारीरिक विकलांगता आती है। वैसे तो जो विकलांगता बनी है 2016 बने हैं, उसके अंदर कई प्रकार की विकलांगता का नाम बताया गया है, 21 प्रकार की विकलांगता बताई गई है। लेकिन जो मेन विकलांगता है उसका हम अध्ययन करेंगे। इस प्रकार से शारीरिक विकलांगता हो गई, और इसके अंदर बौद्धिक विकलांगता हो गई, इसके साथ ही दृष्टि दोष है, श्रवण दोष है, वाणी दोष है, और इसके बाद अधिगम लर्निंग जो अलर्निंग है उसके अंदर अक्षमता आती है, डिसेबिलिटी होती है, जिसको हम अधिगम अक्षमता बोलते हैं, जिसके अंदर पढ़ने लिखने में दिक्कत आती है और उसको डिस्ग्राफिया, इस प्रकार की जो समस्या हैं उसके अंदर आती है। तो ये सारी चीज़ हम एक प्रकार से देखेंगे कि किस प्रकार से कौन सी विकलांगता है, उस विकलांगता से की पहचान क्या है, उस विकलांगता से बचने का क्या तरीका अपना सकते हैं, और उस विकलांगता के साथ हम बच्चे को किस प्रकार समाज शिक्षा के लिए आगे बढ़ा सकते हैं या शिक्षा प्रदान कर सकते हैं। तो इन सारी चीज़ों के आधार पर हम धीरे धीरे हर एक जो अक्षमता है, विकलांगता है, उसके बारे में अध्ययन करेंगे। तो आज हम सबसे पहले इसकी अवधारणा के बारे में अध्ययन करते हैं कि अवधारणा में कॉन्सेप्ट क्या है। तो अवधारणा, तो अक्षमता की अवधारणा क्या है? अक्षमता की अवधारणा बहुत व्यापक है। जैसे हमने पहले पढ़ लिया कि बच्चा किसी भी प्रकार से यदि कोई विकास नहीं कर पा रहा, उसका विकास अवरोध हो रहा है, चाहे वो शारीरिक रूप से हो, चाहे मानसिक रूप से, चाहे वो शरीरात्मक रूप से क्या है अस्थिर हो, वो गरीब है, निर्धन है, उसके बाद वो सामाजिक रूप से उसका पूरा विकास नहीं हुआ, इस कारण से कहीं ना कहीं वो सामान्य बच्चों से पिछड़ा हुआ है, तो वो अक्षम बालक है। अक्षम बालक के अंदर हम अवधारणा के अंदर देखते हैं कि इसकी जो अवधारणा है वो व्यापक है।
शारीरिक रूप से या मानसिक रूप से वो अयोग्य है, उस ऐसे बालकों को क्या है उसके अंदर सम्मिलित किया जाता है। तो हम इसकी अवधारणा के बारे में देख रहे थे। अवधारणा के अंदर हम कहते हैं कि इसके अंदर शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से, संगठित रूप से जो भी बच्चा स्थिर है, सामान्य नहीं है, वो विकलांगता की श्रेणी में आएगा। उसके अंदर पिछड़ापन है, अधिगम अक्षमता है, और इसकी जो इन चीज़ों का अध्ययन किया जाता है वो क्षमता के अंदर किया जाता है। और इसके अंदर एक महात्मा गांधी ने कहा था कि लुई ब्रेन और हेलन की प्रतिभा को देखकर कहा था कि शारीरिक दुर्बलता सच्ची दुर्बलता नहीं है, बल्कि मानसिक दुर्बलता ही सच्ची दुर्बलता है। कहने का अर्थ यही है कि यदि शारीरिक रूप से विकलांग बालक है लेकिन उसकी मानसिक स्थिति अच्छी है, उसके अंदर प्रबल इच्छाएं हैं, प्रबल इच्छाएं होती हैं, तो वो अपने विकास कर सकता है। लेकिन जब तक मानसिक रूप से वो विकलांग है तो वो बहुत बड़ी विकलांगता है, दुर्बलता है। तो कहने का मतलब है कि अपने शारीरिक विकलांगता की तुलना में मानसिक विकलांगता एक बड़ी चीज़ है, उसके अंदर अधिकतर कठिनाइयाँ आती हैं। शारीरिक रूप से विकलांग है बालक, लेकिन उसके अंदर आत्मविश्वास पूरा है, उसके अंदर प्रबल शक्तियाँ हैं, वो कुछ भी कर सकता है। उसके अंदर एक कुछ कर गुजरने की क्या है वो लालसा होती है, तो वो अपने यदि उसको सहयोग और साथ मिल जाए तो वो क्या है इसके अंदर अपने जीवन को सफल बना सकता है। अपने जीवन को सफल ही नहीं बल्कि देश के निर्माण में, देश के विकास में सहयोग भी कर सकता है। तो कहने का अर्थ यही है कि क्योंकि हेलन और लुईस थे, उनकी प्रतिभा बहुत ही विकलांग होते हुए भी, शारीरिक रूप से विकलांग होते हुए भी बौद्धिक रूप से बहुत ही वो उच्च थे। इस प्रकार से महात्मा गांधी ने कहा था कि शारीरिक दुर्बलता की एवज में क्या है, जो मानसिक दुर्बलता है वो सच्ची दुर्बलता है, यानी कि वास्तव में वो दुर्बलता है। शारीरिक दुर्बलता को तो हम आत्मविश्वास से दूर कर सकते हैं, कुछ साधनों से दूर कर सकते हैं। तो इस प्रकार से शारीरिक दुर्बलता की जगह हम मानसिक दुर्बलता को अधिक बड़ा मानते हैं। इसके कारण हम मानसिक रूप से उसकी कार्यक्षमता की शक्ति अधिक है तो वो अपने विकास कैसे कर पाएगा। अब अपने इसका अर्थ वगैरह देखते हैं। तो अर्थ में हम देखते हैं कि शारीरिक रूप से या मानसिक रूप से जो भी अक्षम होता है, बालक अक्षम होता है, उसकी अक्षमता के कारण वो अपनी सीखने की गति धीमी होती है, खेलने की गति धीमी होती है, पर्याप्त रूप से सामाजिक रूप से विकास नहीं कर पाता, उसको सामाजिक उपलब्धियां प्राप्त करने में कठिनाई होती है। तो उस प्रकार की विकलांगता को, उस प्रकार की स्थिति को हम अक्षमता कहते हैं, विकलांगता कहते हैं। कहने का मतलब शारीरिक रूप से वो विकास नहीं कर पाता, मानसिक रूप से नहीं कर पाता, तो उसकी सीखने की गति धीमी हो जाएगी, समाज में रहने की गति धीमी हो जाएगी, समाज में जो उपलब्धियां उसको प्राप्त करनी चाहिए उसकी गति धीमी हो जाएगी। इस प्रकार से वो क्या है, इसमें जो उसकी धीमी गति है वो एक विकलांगता को अंकित करती है। इसके साथ ही कुछ भाषाएं देख रहे हैं, जैसे श्री BG तिवारी ने लिखा है कि विकलांगता एक ऐसी स्थिति है जो किसी भी अवस्था में सामान्य व्यवहार, किसी भी अवस्था में सामान्य व्यवहार, कार्यशक्ति एवं नियमित कृत्यों को न्यूनतम प्रभावित करती है, यानी उसको अधिक प्रभावित करती है। आंगिक रूप से, मानसिक रूप से, सामाजिक रूप से, भावात्मक रूप से ऐसे लोग उत्पन्न कर देती है। तो इस प्रकार की स्थिति जिसमें सामान्य व्यवहार होता है, सामान्य कार्यशक्ति होती है व्यक्ति की करने की, और जो नियमित रूप से कार्य करने की होती है उसके अंदर उसको प्रभावित करती है। और प्रभावित करने के साथ साथ उसमें आंगिक रूप से, शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से या सामाजिक रूप से, भावात्मक रूप से ऐसी जरूरत पैदा कर देती है। इस प्रकार की जो स्थिति है उसको हम अक्षमता, डिसेबिलिटी या विकलांगता कहते हैं। दूसरी डेफिनेशन है जो क्रो ने दी थी कि शब्दों में, वह बालक जिसका शारीरिक दोष उसे साधारण क्रियाएं जो एक सामान्य व्यक्ति
कर सकता है, साधारण क्रियाओं में भाग लेने से रोकता है, भाग लेने से रोक के भाग न ले पाए या उसको सीमित रखता है। इस प्रकार के विकलांगता को हम शारीरिक विकलांगता या शारीरिक अक्षमता कहते हैं। तो शारीरिक अक्षमता से युक्त बालक कहा जाता है। तो इन दोनों डेफिनेशन से हमें ज्ञान होता है कि उसके सामान्य व्यवहार में, सामान्य कार्य शक्ति में जो नियमित रूप से वो कार्य कर सकता है, इस प्रकार के कार्य के लिए वो आंगिक रूप से, मानसिक रूप से, सामाजिक रूप से उसमें असंतुलन पैदा हो जाता है। तो इस प्रकार की स्थिति को हम अक्षमता कह सकते हैं। उसी के साथ इसके अंदर हम शारीरिक दोष है, ऐसा शारीरिक दोष जो साधारण क्रिया करने से रोकता है, उसको बाधित करता है, सीमित करता है, वो बालक सामान्य रूप से शारीरिक क्रिया नहीं कर सकता। तो इस प्रकार से जो बालक है, इस प्रकार की जो अक्षमताएं होती हैं, उस बालक को हम शारीरिक अक्षमता के नाम से जानेंगे, शारीरिक अक्षम बालक के रूप में जानेंगे। इस प्रकार से हम देखते हैं कि इसके अर्थ, अवधारणा के अंदर और परिभाषा देखते हैं। अब इसकी थोड़ी कुछ विशेषताएं हैं कि क्या विशेषता होती है, एक विकलांग व्यक्ति की क्या क्या विशेषता हो सकती हैं, विकलांग बालक की क्या क्या विशेषताएं होती हैं। तो अक्षम बालक है, चाहे वो मानसिक रूप से अक्षम है, चाहे वो शारीरिक रूप से अक्षम है, तो कुछ कॉमन विशेषताएं हम इसको देख लेते हैं। बाद में हम इसका वर्गीकरण करेंगे और उसके अनुसार उसकी विशेषताएं देखेंगे, उसकी पहचान देखेंगे और फिर उसके जो सुझाव हैं या उसको दूर करने के जो उपाय दिए जाते हैं, या उसको समावेशी शिक्षा देने के लिए, शिक्षा प्रदान करने के लिए क्या उपाय किए जाए, इस प्रकार की सभी बातें देखेंगे। तो कॉमन रूप से हम जो समस्याएं, विशेषताएं देखेंगे वो इस प्रकार से है। अक्षम बालक की विशेषता है। अक्षम बालक की विशेषताओं के अंदर दिखाई नहीं दे रहा, थोड़ा सा इधर करके हैं। अक्षम बालक की क्या क्या विशेषताएं हो सकती हैं। तो यदि शारीरिक रूप से कमजोर है, शारीरिक रूप से जो अक्षम बालक है, तो शारीरिक विकलांगता है, उसके अंदर कुछ अस्थि या हड्डियों से संबंधित समस्या है, कोई ऐसा अंग हो गया है, या कुछ वो शारीरिक रूप से कमजोर है, उसके अंदर लंबी तरह से बीमार रहता है, तो शारीरिक रूप से दुबला पतला है, तो इस प्रकार की जो विकलांगता है वो शारीरिक विकलांगता के अंदर आएगी। इसको हम बाधिता बोल देते हैं कि इस कारण से वो बाधित है, क्योंकि उसके अंदर लंबे समय से बीमार रहा है, तो ज़्यादा शक्तिशाली नहीं होगा, उसका शरीर उसको साथ नहीं दे रहा है। और यदि कोई एक्सीडेंट वगैरह में वो अंग भंग हो गया है, अपंग हो गया है, कोई उसका अंग कट गया है, और यदि वो जन्मजात ही कुछ ऐसा विकलांग पैदा हुआ है कि वो सही तरीके से चल फिर नहीं सकता, तो एक शारीरिक विकलांगता के अंदर आएगा। तो ऐसे बालक क्या है, शारीरिक रूप से अक्षम होते हैं, शारीरिक रूप से अक्षम व निर्बल। शारीरिक रूप से अक्षम होते हैं और निर्बल होते हैं। तो यदि शारीरिक रूप से निर्बल है, इसका जरूरी नहीं कि मानसिक रूप से भी निर्बल होगा, वो मानसिक रूप से सामान्य हो सकता है, उच्च बुद्धि वाला भी हो सकता है। तो ज़्यादातर ये देखा गया कि जो शारीरिक रूप से विकलांग बालक हैं वो बुद्धि से कुछ होते हैं, सामान्य होते हैं। तो ये लिखा है आगे हमने कि शारीरिक रूप से अक्षम बालक मानसिक रूप से उच्च या सामान्य हो सकता है। शारीरिक रूप से अक्षम बालक
भौतिक रूप से सामान्य या उच्च स्तर प्रभावी हो सकता है। तो शारीरिक रूप से अक्षम बालक भौतिक रूप से सामान्य है, उच्च स्तर का भी हो सकता है। इसमें शारीरिक रूप से विकलांगता है वो भौतिक स्तर पर प्रभाव नहीं डाल सकती। यदि कोई एक्सीडेंट हो गया, एक्सीडेंट के अंदर मेंटली अनस्टेबल भी हो गया है और शारीरिक से अनुभव हो गया तो वो चीज़ अलग है। लेकिन यदि इस प्रकार की कंडीशन नहीं है तो ज़्यादातर देखा गया कि शारीरिक रूप से विकलांग बालक है उनकी भौतिक स्तर को क्या सामान्य होता है, उच्च स्तर का होता है। तो विकलांग बालक नंबर 3 है, इसकी जो विशेषताएं हैं। तो विकलांग बालक सामाजिक क्रियाओं में सक्रिय भाग नहीं ले सकता, सक्रिय भाग नहीं लेता, क्योंकि वो शारीरिक रूप से विकलांग हो सकता है, मानसिक रूप से विकलांग होता है तो सामाजिक रूप से उसके स्थिति पर अलग हो जाती है। वो समाज के अंदर जो कार्यक्रम है, सांस्कृतिक प्रोग्राम हो सकते हैं, कुछ ऐसा समाज का कार्यक्रम है उसके अंदर सक्रिय भाग नहीं लेता। तो विकलांग बालकों का मानसिक रूप से जो विकलांग बालक हैं उनका जो अधिगम स्तर वो निम्न होता है, अधिगम स्तर निम्न होता है। तो ये अपने देख रहे हैं कि शारीरिक से विकलांग बालक अक्षम होते हैं, निर्बल होते हैं, वो कमजोर होते हैं, चलने फिरने में दिक्कत आती है, यदि वो लंबी बीमारी से ग्रसित हैं या कुछ इस प्रकार के ऐसे रोग जो महामारी के रूप में शारीरिक को प्रभावित करते हैं, पोलियो ऐसी प्रकार की बीमारियाँ हैं, टीबी हो गया, इस प्रकार की बीमारियों से वो ग्रसित है तो वो निर्बल होंगे, और यदि अनुभव है यदि वो भी निर्बल और अक्षम हो जाएंगे। और शारीरिक से विकलांग बालक ज़्यादातर बौद्धिक स्तर पर सामान्य होते हैं, ये ध्यान रखना है कि ऐसा जरूरी नहीं है शारीरिक से जो अक्षम बालक है वो मानसिक रूप से भी अक्षम होगा। शारीरिक रूप से अक्षम बालक मानसिक रूप से स्वस्थ हो सकता है। विकलांग बालक सामाजिक क्रियाओं में सक्रिय भाग नहीं लेता, क्योंकि वो समाज के अंदर अपनी सामान्य क्रिया नहीं कर पाता, जैसे हमने डेफिनेशन में देखा है तो समाज के अंदर सामान्य क्रियाओं में उसको बाधा आती है, तो सामाजिक क्रियाओं में वो सक्रिय भाग नहीं ले सकता। मानसिक रूप से विकलांग बालक है अधिगम स्तर पर निम्न होता है, जब मानसिक रूप से उसका बौद्धिक स्तर पिछड़ापन है। मूर्ख बुद्धि वाले एक टेबल के तहत हम देखते हैं कि जो 90 से लेकर के 10 के निम्न है, 90 से निम्न वाले सारे पिछड़े बालक के अंदर आते हैं, निम्न बालक के अंदर आते हैं। इस प्रकार के बालकों में क्या है, मानसिक स्तर निम्न होता है, और मानसिक स्तर निम्न होने के कारण उनका जो अधिगम स्तर है वो भी निम्न होता है। तो इस प्रकार से वो अधिगम पहले तो अधिगम कर नहीं पाते, यदि करते हैं तो उसमें बहुत अधिक समय लेता है, उन बंधकों को एक चीज़ बार बार बतानी पड़ती है, पूर्वाभ्यास करवाना पड़ता है। तो इस प्रकार की बातें जब हम करते हैं तो इस प्रकार से हम आगे देखेंगे कि इन प्रकार के बालकों के लिए हमें सरल भाषा का प्रयोग करना चाहिए, सरल विधियों का प्रयोग करना चाहिए, उनको बार बार अभ्यास करवाना चाहिए। इस प्रकार की बातों के लिए हम इसके लिए शिक्षा ग्रहण करवा सकते हैं, वो हम आगे देखेंगे। नंबर 5 है, इस प्रकार के बालकों में समायोजन की समस्या आती है। अक्षम बालकों में समायोजन की समस्या तो क्योंकि अक्षम बालक होते हैं वो समाज में एडजस्टमेंट नहीं कर पाते, सामान्य बालकों के साथ एडजस्टमेंट नहीं कर पाते, समायोजन नहीं कर पाते। तो सबसे बड़ी समस्या एडजस्टमेंट की होती है, समायोजन की होती है कि वो अपने जो सहपाठी हैं, अपने जो ग्रुप के जो बालक हैं उनके साथ बुद्धिमत्ता का जो मैच है वो नहीं होता, उसके शारीरिक जो समानता है वो नहीं होती, जिसके कारण उन्हें एडजस्टमेंट नहीं कर पाते और
समायोजन की समस्या इसके अंदर आती है। तो आगे जो टॉपिक है कि अलगाव की स्थिति आती है। अक्षम बालक ऋत्विक की स्थिति, अलगाव बालकों की पृथक की स्थिति। तो अक्षम बालक हैं उनके अंदर अलगाव की स्थिति आ जाती है, पृथक की स्थिति आ जाती है। वो अपने आप को समाज से अलग समझने लगते हैं। इस कारण वो क्या है, कुंठित भी हो सकते हैं और कुंठा से ग्रसित हो सकते हैं और अपना विकास उनका अवरुद्ध हो सकता है। तो इस प्रकार से वो क्या है, अलगाव की या पृथक की स्थिति इसके अंदर आ जाती है। हीनता की भावना, हीनता की भावना से कैसे निपटते हैं? हीनता की भावना, हीनता की भावना से पैदा हो जाती है। आगे देखिए तो आत्मविश्वास में कमी आ जाती है। तो कई ऐसे कारण विशेषताएं हैं जो अक्षम बालकों के अंदर पाई जाती हैं। तो हीनता की भावना कैसे करेगी, उनका जो आत्मविश्वास है वो अपने आप कम हो जाएगा। तो आत्मविश्वास में भी कमी आ सकती है आपकी। आत्मविश्वास में कमी आती है। तो जिस प्रकार से जो आत्मविश्वास में कमी आएगी तो वो अपना जो कार्य है वो सही ढंग से नहीं कर पाएंगे, उनको अपने पुनर्मरण नहीं मिल पाएगा, जिसके कारण क्या है, आत्मविश्वास से ग्रसित हो सकते हैं। तो ज़्यादा गुण भी नहीं पाते वो, अपने लिख दिया है कि इसके अंदर क्या है, पृथक बालक है वो या अधिकतर गुण भी नहीं पाते। इस प्रकार के जो बालक है ज़्यादातर अंतर्मुखी होते हैं, शर्मीले होते हैं। अक्षम बालक शर्मीले, अंतर्मुखी, और इसके अंदर अपने निष्क्रिय भी कर सकते हैं और आत्म केंद्रित भी होते हैं। आत्म केंद्रित क्योंकि इनका ज़्यादा समाज से मेलजोल नहीं हो पाता, लगाव स्थिति होती है तो अपने आप को केंद्रित मानते हैं, अपने आप को ही अपने आप को सोचते रहते हैं, समाज में ज़्यादा नहीं पाते, अंतर्मुखी होते हैं, शर्मीले होते हैं। तो अक्षम बालक शर्मीले, अंतर्मुखी और आत्म केंद्रित होते हैं। इनका जो शारीरिक स्वास्थ्य है वो ज़्यादातर खराब ही रहता है। शारीरिक स्वास्थ्य खराब रहता है और इनके अंदर यदि हम देखें तो ये सूक्ष्म जो प्रकार होते हैं, सूक्ष्म विषय होते हैं, इनको जल्दी से समझ नहीं पाते क्योंकि बौद्धिक स्तर न्यून हो सकता है, स्वेगात्मक रूप से असंतुलन होता है। तो वो स्वेगात्मक रूप से जब असंतुलन होता तो वो पूरी तरह से अपने माइंड का प्रयोग नहीं कर पाते, बौद्धिक वस्तु नहीं कर पाते, तो सूक्ष्म विषयों का वो क्या है, अध्ययन नहीं कर पाते अधिकतर। तो सूक्ष्म विषयों पर विचार नहीं कर पाते, सूक्ष्म विषयों पर विचार नहीं कर पाते। इस प्रकार से हमने इनकी विशेषताएं देखी हैं। तो इन विशेषताओं के आधार पर हम कह सकते हैं कि अक्षम बालक हैं वो आत्म केंद्रित होते हैं और इसके अंदर हीनता की भावना होती है। वो शारीरिक रूप से क्या है, अपना विकास नहीं कर पाते, मानसिक रूप से विकास नहीं कर पाते, उनके अंदर समाज से पृथक की स्थिति आ जाती है और वो आत्म केंद्रित हो जाते हैं, कुंठित भी हो जाते हैं। इसका कारण क्या, अक्षमता के कारण है, तो इसकी विशेषता है।
अब इनको किस प्रकार से हम अलग अलग क्षमताओं के आधार पर देखेंगे कि कौन कौन सी क्षमता है। कल हम इसके बारे में तो नॉर्मल रूप से हम किस प्रकार से बालकों को शिक्षा दे सकते हैं उसके बारे में भी देखेंगे कि किस प्रकार से इन अक्षम बालकों का ध्यान रखना चाहिए। फिर हम वर्गीकरण के आधार पर प्रत्येक अक्षमता का अध्ययन करेंगे और उसके बारे में विचार करेंगे। तो तब तक क्या है, इसको पढ़े, वीडियो को देखें और नोट्स वगैरह तैयार करें। तो क्षमता जो टॉपिक है बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। इसके अंदर अधिगम क्षमता भी आएगी, शारीरिक क्षमता भी आएगी, तो डिस्लेक्सिया है, डिस्ग्राफिया है, ठीक है, प्रैमस्तिक है। तो जो कंपटीशन में भी अधिकतर इस प्रकार के टॉपिक काम में आते हैं। तो इस प्रकार को ध्यान से देखें और इसके अंदर नोट्स वगैरह तैयार करें। तो नेक्स्ट वीडियो में हम हाजिर होंगे, तब तक के लिए